हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडीएक्स आईआईटी जेईई। अच्छा, बिल्कुल एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। इसके लिए कोई भी प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। आपको बस ऐड करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, 5 4 जो 20 होता है और 5 + 4 = 9 होता है। बस अगर इतना आता है तो फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है। और इसका वेटेज कितना है, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि वेटेज कितना है इस चैप्टर का। तो वेटेज देखिए, पूरे ट्रिग्नोमेट्री 4-5 टॉपिक्स आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशंस, सब मिला के जितना वेटेज है ना, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का इनडायरेक्ट वेटेज काफी ज्यादा है, लेकिन डायरेक्ट वेटेज जितना पूरे ट्रिग्नोमेट्री का है उससे कहीं ज्यादा है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का। क्योंकि अगर एक बार आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी में कुछ छोटे मोटे थ्योरम्स हैं, वो सब समझ के फिर वो चैप्टर भी आपका हाथ में आ जाता है। करेक्ट। और इन दोनों टॉपिक्स मिला के 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी मिला के। ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा वेटेज है और इसके लिए प्रायर नॉलेज भी रिक्वायर्ड नहीं है आपका। अगर अभी तक सब कुछ खराब रहा, ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आया, आपको सर्कल नहीं समझ में आया, आपको ट्रिग्नोमेट्री आपके पल्ले नहीं पड़ा, फिर भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझो, ये आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से। ओके। तो काफी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके। बस मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो शायद आपके लिए, मुझे लगता है, रेलेवेंट हो। मैं ऑलमोस्ट 10 दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह का वीडियो बना रहा था। तो एक बनाया भी तक जाके देख लेना, कहीं होगा वीडियो में, कि जो सा काउंसलिंग वही सब प्रोसीजर वगैरह बताया होता। उसके नीचे कम से कम भी 30-40 कमेंट आए कि सर मेरा रैंक है 60,000, मेरा रैंक है 1,20,000, मेरा रैंक है 2 लाख, कई तो 3 लाख वाले भी आए कि मैं क्या करूं, कौन सा कॉलेज लूं, प्लीज रिप्लाई, प्लीज हेल्प मी आउट। उस टाइम में मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं क्या बोलूं? क्या स्पॉट राउंड का वेट करो, एनआईटी अगरतला में ले लेना, मेटलर्जी या फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इन सब ब्रांचेज में आप एडमिशन ले लो? मैं कैसे बताऊं आपको? मतलब आज मेरा मन भी किया, ठीक है, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस में हो सकता है उतने सारे व्यूज नहीं आते, लेकिन अगर मैं वीडियो बना दूं ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज, एनआईटीज एट लो रैंक्स, तो व्यूज काफी सारे आ जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं जो चीज मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। मैं कैसे आपको बताऊं कि ये ले लो, बहुत अच्छा, आपके लिए अच्छा ऑफर है, ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। तो उस टाइम पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अभी आप मैक्सिमम हेल्प ले लो मेरे से, जो भी डाउट है, ये सब जो भी है कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ। ओके। और ये चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार्टिंग से समझो, इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, आप विश्वास मानो। वैसे तो मैं इस बात में बिलीव नहीं कर सकता हूँ कोई टीचर ये कभी क्लेम कर सकता है कि उससे पढ़ लेने पे सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसके पढ़ा देने से आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इतना, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेंथ है, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज माय स्ट्रेंथ, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये पढ़ लो और कम से कम आप जेईई मेन, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर भी लगा लो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सारे सवाल कर लोगे, ये तो कोई भी टीचर नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा टॉपिक पे। फिर हो सकता है आप अच्छे मोरल के साथ बाकी के चैप्टर्स भी जब पढ़ो थोड़ा अच्छे मन से, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वो सब भी आप अच्छे से कर लो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर का मोटिव क्या है? मोटिव है इस चैप्टर का टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। मतलब इसमें मेनली टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है पता है? फाइंड द नंबर ऑफ केसेस। और अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना होता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन उस पर डाल देते हैं, जिससे आपको केस दिया जाएगा कि ये सिनेमा हॉल में इतने एंट्री पॉइंट है। ओके। और आप केसेस बताओ, सपोज 10 एंट्री पॉइंट है और आप जिस गेट से जा रहे हो, ठीक है, जो आपका एंट्री पॉइंट है वो आपका एग्जिट पॉइंट नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ केसेस बताओ कि वो आके सिनेमा हॉल में सिनेमा देखे और उसके बाद लौट जाए। तो फिर इस तरह की, तो मैंने काफी सिंपल एग्जांपल दिया, काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल बनते हैं, बस आपको इसीलिए शुरू से पकड़ के रखना है। ठीक है। इवन इसमें स्टार्टिंग के टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के टॉपिक समझ में आई तो बहुत सिंपल है, आगे समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। कुछ नोटेशंस है, फैक्टोरियल नोटेशन, फिर एनपीआर, एनसीआर, ये सब नोटेशन है, ये सब समझाऊंगा। लेकिन पहले जो होता है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यही समझ लेना है। ठीक है। उसके बाद थोड़े से थ्योरम्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के, जो कि काफी सिंपल है। स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल काउंट करके ही बताऊंगा, कैसे काउंट करो, फिर बताऊंगा कि इसको अलग तरीके से भी किया जा सकता था, इसको शॉर्टकट एक्चुअली वही पढ़ना है, ये मैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई ट्रिक्स चीट कोड टाइप नहीं है। ठीक है। वो शॉर्टकट मतलब कि आप एक एक करके, अगर 90 केसेस हैं तो एक एक जोड़ नहीं रहे हो, सीधे आप बोल रहे हो 10 × 9,
और वो मैं बिल्कुल आपको दिखा दूंगा कि कैसे है, आपको फील आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर ओवरव्यू है, ये नोट कर लो पहले। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो नोट कर लो चैप्टर ओवरव्यू। फिर हम फैक्टोरियल नोटेशन, पीएनसी के प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे होंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन है। ठीक है, एक होता है लीनियर परम्यूटेशन, आपको एक, ठीक है, मल्टीपल चेयर्स हैं, आपको इस पे बिठाना है लोगों को, तो ये हो गया लीनियर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, एक तरह से कहें तो। और एक वो सर्कुलर टेबल है, डाइनिंग टेबल ढंग का, इस पे बिठाना है, तो थोड़ा सा केस अलग होता है दोनों का। तो सर्कुलर परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे, फिर अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, बेगर्स मेथड है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एक हमने छोटा सा ट्रिक बना के रखा है बेगर्स मेथड, इसलिए कोटा में ये फेमस है ज्यादा बेगर्स मेथड के नाम से। बाकी जो है तो बुक में आपको टॉपिक यही मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। फिर मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, एनसीआर एक नोटेशन है, समझाऊंगा मैं। फिर ग्रिड प्रॉब्लम आता है और डीअरेंजमेंट आता है। डीअरेंजमेंट में कैसा क्वेश्चन आता है पता है कि आपके पास 5 चिट्ठी है, ठीक है, 5 लेटर्स है। ओके, अब ये एक्चुअली जो रिक्वायर्ड लोकेशन है इसका ए बी सी डी ई, इसका रिक्वायर्ड लोकेशन है। लेकिन डीअरेंजमेंट का मतलब है कि कोई भी लेटर अपने रिक्वायर्ड लोकेशन पे नहीं जाए। जैसे इस लेटर का अगर रिक्वायर्ड लोकेशन ए है तो ये ए के अलावा इन चारों में किसी के पास चले। अगर इसका रिक्वायर्ड लोकेशन बी है तो ये बी के अलावा कहीं पहुंच जाए, यानी पूरा गड़बड़ हो जाए, एक भी आदमी के पास, एक भी इंसान के पास अपने ढंग की चिट्ठी नहीं पहुंचे, उसको कहते हैं केस ऑफ डीअरेंजमेंट। ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू नोट कर लो अच्छे से। फिर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें आता है एक एडिशन रूल, एक मल्टीप्लिकेशन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से ही समझ के चलना। ओके, ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रिंसिपल आते हैं, एक एडिशन रूल, एक मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, और दूसरा एडिशन रूल। ओके, ठीक है, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। एक की फ्रेज नोट करना है आपको। ठीक है, दोनों का एक अलग अलग की फ्रेज है, वो मैं समझाऊंगा आपको। पहले केसेस बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन रूल कब अप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई कब करना है। आपको दिया गया, आपको सपोज कोटा टू पटना आना है, ठीक है, वाया दिल्ली। ओके, अब कोटा टू दिल्ली आने के 3 ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन नंबर लिख लेते हैं 001, 007, 008। और दिल्ली से पटना आने के लिए, जिस टाइम पे आप दिल्ली पहुंच रहे हो उस टाइम पे 2 ट्रेनें दिल्ली से टू पटना, 009 और 143। ठीक है, टोटल। ओके, ये केस काफी रेलेवेंट हुई है, जो कोटा में रहते हैं उनसे पूछ लेना, जब दिवाली के टाइम ट्रेन नहीं मिल रहा होता है तो वाया दिल्ली ही आते हैं पटना। ठीक है ना, तो मुझे नंबर ऑफ केसेस बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू रीच पटना वाया दिल्ली। ठीक है, पहले तो अभी एक्चुअली काउंट करके ही बताओ। तो पहला केस क्या हो गया कि मैं 001 से दिल्ली आ जाऊं, मैं 001 से दिल्ली आ जाऊं, फिर 009 से पटना, ये एक केस हो गया हमारा। फिर दूसरा केस हो गया मैं 001 से ही आऊं दिल्ली और फिर 143 से पटना आ जाऊं, 001 फॉलोड बाय 143। ठीक है, ये लिख ही देता हूं अच्छे से, 001। फिर और केसेस क्या हो सकते हैं, मैं 007 से आऊं कोटा टू दिल्ली और फिर 009 से जाऊं दिल्ली टू पटना। अब तो केस समझ में आई क्या होगा, मैं 007 से आ जा रहा हूं कोटा टू दिल्ली और उसका दिल्ली टू पटना के लिए मैं कौन सा ट्रेन यूज कर रहा हूं, ट्रेन नंबर 143। ठीक है, अब देखो कोटा टू दिल्ली
इस बार मैं आता हूं 008 से और फिर दिल्ली टू पटना 009। टोटल ये 6 केसेस बने कि नहीं बने, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज का आंसर क्या हो गया, 6, ठीक है। और इसे मैं 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूं क्या। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो 3 इंटू 2 ही क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पे कोटा टू दिल्ली के 3 केसेस हैं। हर एक केसेस के लिए 2 ऑप्शन बाद में आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप किसी भी केस के लिए, हर केस के लिए 2 बाद में, ठीक है, सक्सीडिंग केस इन्वॉल्व है, करेक्ट। तो 3 इंटू 2 हमने करा, ठीक है, उससे आंसर आया। यानी हमने यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करा। और ये क्यों करा, तो ये की फ्रेज नोट करना, पहले कोटा टू दिल्ली आए और दिल्ली टू पटना गए, या फिर गए उसके बाद पटना गए, ठीक है। तो जब भी की फ्रेज आए और या उसके बाद, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर देना है। अच्छा इंग्लिश में लिखवा देता हूं, इंग्लिश में एंड द मोमेंट ये की फ्रेज आए आपको अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। क्लियर है, इतने से क्लियर है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, देख लो। केसेस आप चाहे तो बढ़ा लो, आप यहां पे एक और कर सकते हो, जीरो 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 कर लो, तो ठीक है। अब यहां पे 4 इंटू 2 8 केसेज होने चाहिए। तो देख लो, अब काउंटिंग करके देख लो, तो अब बस 2 केसेस बढ़ जाएगा, 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 4 3, तो 8 ही केसेस हुए, ठीक है। और 4 इंटू 2 से हमारा आंसर है। हमने अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन रूल। क्यों अप्लाई करा, की फ्रेज आया ना, और कोटा टू दिल्ली जाना है तो यहीं पे रुकना नहीं है, और दिल्ली टू पटना जाना, ओके। द मोमेंट की फ्रेज आएगा और या फिर उसके बाद, या फिर इंग्लिश का एंड, जो भी इंग्लिश कॉन्वेंट के लिए, ठीक है, देख लो एंड, ठीक है। अगर तुम्हें हिंदी मिटा दूं क्या, क्लियर है। अगर अभी भी क्लियर नहीं, एक और क्वेश्चन करा देता हूं, इसको नोट करो। और क्वेश्चन है अगला आपका, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर्स ऑफ, ठीक है, ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, इसे मिटाओ, क्लियर है। नोट करो, उसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही, मल्टीप्लिकेशन रूल या थ्योरम जो भी कह लो, उसी से सॉल्व करने का ट्राई करना। वैसे तो हमें पता है नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर कितने, 99 माइनस 9 90, लेकिन हम इस केस को अप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करेंगे। देख लेना, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है शायद आपके लिए। स्टार्टिंग में इस लेवल पे हो सकता है टफ लगे आपको, लेकिन समझना है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, यही बताना है आप, ठीक है। हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बॉक्स मेथड, ठीक है। जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो हम बॉक्स मेथड लगा देते हैं, मतलब बॉक्स मेथड कोई वैसा टिपिकल मेथड नहीं है, मतलब हम 2 डब्बे मान लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले प्लेसेस पे एक होता है यूनिट डिजिट, एक होता है टेंस प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे अगर हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो यहाँ पे 0 का एंट्री नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि द मोमेंट ये 0 आएगा तो 05 क्या बनेगा, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो फिर क्या है, 1 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो 0 के अलावा यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 सब आ सकता है। तो यहां पे देखो क्या क्या आ सकता है, 0 to 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ठीक है। आप चाहो तो एक्चुअली काउंट भी कर सकते हो 1 के बाद, ठीक है, 1 0 1 1 1 2, बिल्कुल वैसे काउंटिंग करो। लेकिन मैंने आपको बता के रखा है क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए यहाँ पे 10,
ठीक है। सक्सीडिंग केसेस है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव में या उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 10 नंबर डाल सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ पे 0 ले सकते हो एक बार, तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4, यानी 1 के रिस्पेक्टिव में 10 केसेज है। वैसे यहाँ पे क्या है, 9 नंबर है, सबके लिए 10 केस है, तो 9 इंटू 10, इंटू क्यों अप्लाई करा, क्योंकि और, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले यहाँ 1 फिल करो, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 फिल करो, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ फिल करना है। तो ये की फ्रेज जैसे ही आया हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का लॉजिक भी बैठ रहा है, देखो आप, लॉजिकल भी बता रहा हूं मैं। तो केसेज आ गए 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 90। क्या हमारा आंसर सही आया है? क्या 90 ही 2 डिजिट नंबर है? टोटल नंबर कितने, 90 ही है ना, 99 माइनस 9, तो ये क्लियर हो गया आपको। ओके, क्लियर हो ही गया होगा ना। अब हम एक एडिशन रूल के केसेस देख रहे होंगे। एडिशन रूल का की फ्रेज होता है या फिर अंग्रेजी का और, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज होने वाला टर्म यही है कि यहां हिंदी का और आता है, वहां अंग्रेजी का और आता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इंग्लिश में याद रखना एंड और, या फिर उसके बाद वहां पे या, वो समझ भी आ जाएगा, लॉजिकली समझ में भी आएगा एडिशन रूल हमें कब अप्लाई करना है, ठीक है। एक साइंस ऑडिटोरियम में, ठीक है, ठीक है, साइंस ऑडिटोरियम है। अब आपको बताया गया है कि लेफ्ट में 2 एंट्रेंस गेट है और राइट से टोटल 6 एंट्रेंस गेट है, ठीक है। लेफ्ट में 2 एंट्रेंस गेट है और राइट में 6 एंट्रेंस गेट है। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एंटर द साइंस ऑडिटोरियम। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू एंटर साइंस ऑडिटोरियम। तो या तो मैं लेफ्ट से एंटर कर लूं या तो राइट से एंटर कर लूं। तो लेफ्ट में 2 गेट है, राइट में 6 गेट है, तो या तो मैं लेफ्ट से जाऊंगा या तो राइट से जाऊंगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 8। तो यहीं पे हमें ऐड करना होता है, और आप देखिए नंबर ऑफ एंट्रेंस पॉइंट 8 ही है। तो हमें ऐड कब करना है और हमें मल्टीप्लाई कब करना है। बहुत ही मैंने सिंपल केसेस लेके समझाए हैं, ठीक है। समझाने टाइम मैं काफी सिंपल केसेस ले रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तो टफ कराऊंगा ही आपको। बिना टफ क्वेश्चन जी एडवांस के लेवल का क्वेश्चन कराए छोड़ूंगा थोड़े तुम्हें, ठीक है। तो समझ में आने के लिए मुझे लगता है थोड़े से आसान इलस्ट्रेशन से लेने चाहिए, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट का ग्रिप आ गया फिर तो क्वेश्चन करवा ही लूंगा आपसे, ठीक है। क्लियर है एडिशन रूल। एक दोनों में थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन करा लूं क्या आपसे। जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं इस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा टफ है आपके लिए, लेकिन फिर भी करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। नहीं वो अगर नहीं भी समझ में आया तो आगे के क्वेश्चन में समझने का ट्राई करना, और उसके बाद फिर ये समझना, या फिर बोल देना मैं दोबारा समझा दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर अलग से वीडियो बना के भी समझा दूंगा। जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए तुम्हें मेरे से, ठीक है। मैथ्स में तो मैं तुम्हारी हर संभव हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं अभी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। फिर काउंसलिंग के टाइम 3 लाख रैंक लेके आओगे, उसके बाद मैं क्या ही हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। नोट कर लो, वैसे चिल रहो, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। चल रहा हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा। ओके, पढ़ो ढंग से पढ़ो, आराम से होगा, ठीक है। कोई टफ एग्जाम नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा सिंसियरिटी रिक्वायर्ड होता है, तो सिंसियर रहा कर, ठीक है। नोट कर। ओके, दोनों क्वेश्चन करो। पहला तो बहुत ही सिंपल है, दूसरा में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि इस पे साइमल्टेनियसली आपको एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों एक साथ अप्लाई करना है, ठीक है। ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, दिमाग खर्च करो अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले देखो, एक ऑब्जर्वेशन, एक टर्म आता है ऑब्जर्वेशन, या आउटकम, ये दोनों में अंतर है। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि कॉइन उछला, गिरा, आपने देखा,
तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। लेकिन ऑल पॉसिबल आउटकम का क्या मतलब हुआ, एक बार कॉइन आपने उछाला, ठीक है, तो या तो वो हेड आ सकता है, वो गिरा नहीं, ठीक है, अभी मान लो हवा में ही है, ओके, तो या तो हेड की तरफ गिर सकता है या तो टेल की तरफ से, ठीक है, या तो चित या तो पट, ठीक है। ऑब्वियसली हम जय वीरू का कॉइन यहाँ पे नहीं मानते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायस्ड कॉइन, ओके। और उन सब कॉइन्स के केसेस हम कंसीडर यहाँ पे तो नहीं करते। हाँ, प्रोबेबिलिटी में कभी कभार करते हैं तो वो बता दिया जाता है आपको कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 30%, टेल आने का प्रोबेबिलिटी है 70%, या डबली हेड कॉइन है, तो ये सब बता दिया जाता है आपको। अगर दिया गया कि कॉइन है, दैट मींस कि उसमें एक तरफ हेड भी है एक तरफ टेल भी है, ठीक है, ना तो ये सोले चल रहा है और ना आप अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, दोनों तरफ हेड ही है, करेक्ट। तो पॉसिबल आउटकम का क्या मतलब हो गया, समझ में आया। तो अब करो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इफ अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। तो देखो अगर एक टाइम कॉइन टॉस किया गया तो क्या होगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, दो में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर दो बार आप उछालो तो कितने केसेज हो सकते हैं, तो देख लो, या तो पहली बार हेड आए और दूसरी बार टेल आए, या फिर पहली बार हेड आए दूसरी बार भी हेड आए, या फिर पहली बार टेल आए दूसरी बार भी टेल आ जाए, या फिर टेल हेड। टोटल 4 केसेज। क्या इसके अलावा या फिर इससे कम कोई भी केसेज पॉसिबल है, या तो कोई केसेज मैंने वाहियात ले रखे हैं तो बताओ, या फिर कोई एक्स्ट्रा केसेज आ सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया है तो भी बताओ, क्या है, ठीक है। अब अगर 3 बार टॉस करोगे तो क्या हो सकता है, पहले बार में हेड आए फिर हेड आए टेल आ जाए, या फिर पहली बार हेड आए दूसरी बार हेड आए फिर टेल फिर हेड आ जाए, ठीक है, फिर हेड आ जाए, करेक्ट। या तो पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए तीसरी बार हेड आए, हेड टेल टेल, ठीक है। अगर पहली बार हेड आया होगा तो यही 4 केसेस होंगे, थोड़ा सा एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ तब भी आपको दिख जाता, ठीक है। या फिर पहली बार अगर मान लो टेल आया तो क्या होगा, या तो टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल। टोटल नंबर ऑफ केसेस ऐड करो तो ये 8 दिख जाएगा आपको, ठीक है। फिर आप देखो ये केस 3 वाला आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन रूल से भी अप्लाई कर सकते थे। देख लो, या तो पहली बार में जब 3 बार टॉस कर रहे हो तो पहली बार में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब अगर हेड आया तो अब इसके बाद 2 बार और टॉस करना है कॉइन, तो हम जानते हैं 2 बार के लिए हमारे पास 4 केसेज आएंगे, तो इसके लिए भी 4 केसेज, इसके लिए भी 4 केसेज, तो 4 + 4 8, क्लियर है। तो 8 केसेज, तो कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है क्या। एक तो है कि आप ऐसे ही सीरीज बनाओ, थोड़े और 4-5 के कभी लिखो और उसके बाद आपको दिखे, लेकिन मुझे लगता है आपको अभी दिख जाना चाहिए। ये 2 की पावर 1 हो रहा है, ये 2 की पावर 2 हो रहा है, ये 2 की पावर 3 हो रहा है। जब हम 3 बार टॉस करें तो 2 की पावर 3, तो अगर n बार टॉस करेंगे तो कितना, 2 की पावर n, क्लियर। ओके, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा सोचना है, लेकिन सोचो, ट्राई करो, ठीक है। सोचो आप, तब तक मैं चाय पी लेता हूं थोड़ा सा। सॉल्व करो क्वेश्चन, सॉल्व करो आप, ओके। तो अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज टू वॉच अ मूवी। वॉच अ मूवी का मतलब क्या है, एंट्री एंड एग्जिट, कि आप एंट्री किए और एग्जिट करें, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वन कांट एग्जिट फ्रॉम द सेम और एडजेसेंट गेट थ्रू व्हिच ही एंटर्ड, गेट थ्रू व्हिच ही एंटर्ड, ठीक है, थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है। यानी एंट्री पॉइंट वाले गेट से अगर सपोज वो इस गेट से गया, ठीक है, तो ना तो वो इससे रिटर्न हो सकता है ना तो इसके अगल बगल वाले से, ठीक है। मैं नाम दे देता हूं गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5,
गेट 6, गेट 7, गेट 8। क्या स्क्रीन को बिल्कुल चिढ़ते हुए निकल जाओगे क्या? बड़ा पोस्टर निकला हीरो है क्या? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यही जो स्क्रीन आ गया ना, अगर यहाँ पे भी गेट 8 रहता तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते। क्या लगाते कि किसी भी गेट से अगर हमने इंटर किया, टोटल 8 केसेज है, मैं किसी भी गेट से इंटर कर सकता हूं, ठीक है। और निकलने के लिए मेरे पास 3 गेट बंद है कि मैं इस गेट से नहीं आ सकता हूं, इस गेट से नहीं आ सकता हूं, इस गेट से नहीं आ सकता, यानी 5 गेट मेरे पास उपलब्ध है। तो आप सीधे बोल देते हैं 40। लेकिन ये जो स्क्रीन आ गया है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो अब सोचो आप ध्यान से, तो मैं 2 केसेस बताता हूं, या तो आपका एंट्री पॉइंट G1 G7 है, या फिर एंट्री पॉइंट आपका G2 G3 G4 G5 G6 है। क्यों 2 अलग अलग केस क्यों बना है? क्योंकि ये सब एक तरह के केसेस हैं, ये दोनों एक तरह के केसेस हैं। क्योंकि अगर आप G1 और G7 से गए, आप सपोज G1 से जाते हो, तो बस आपके पास 2 ही गेट आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप इससे नहीं जा सकते हो। बाकी आप G3 ओके, G3 आपको एग्जिट करने देगा, G4 भी देगा, G5 भी देगा, G6 भी देगा एग्जिट करने, G7 भी देगा। क्लियर है? तो G1 के लिए आपके पास कितने गेट बचे? 5। उसी तरह से G7 के लिए क्या हो जाएगा? बस G6 और G7 नहीं होगा, यानी उसके लिए G1 G2 G3 G4 G5, यानी 5 केसेस उपलब्ध हैं इसके पास, ठीक है। आप किसी एक गेट से इंटर करो, 5 केसेस हैं रिटर्न करने के। तो 2 इंटू 5, 5 प्लस 5 10, तो 10 केसेस तो यहां हो गए, ठीक है। यानी ऐड करना है जो भी नंबर ऑफ केसेस यहां से आएगा मेरे पास। क्लियर है आपको यहां तक? ठीक ना। तो इन 5 में देखो कंडीशन क्या है कि अगर आप इन 5 में किसी भी गेट से गए, सपोज G4 से आप इंटर करें, तो अब आप ना G3 से निकल सकते हो, ना G4 से, ना G5 से। तो आपके लिए 4 ही गेट उपलब्ध होंगे, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर दो, 5 इंटू 4 20, ठीक है। तो टोटल 20 केसेज होंगे। ये समझ रहे हो ना कि G2 के लिए 4 गेट, G3 के लिए 4 गेट, G4 के लिए 4, G5 के लिए 4 और G6 के लिए 4। तो टोटल 20 केसेज जाके हमने मल्टीप्लिकेशन रूल किया है ना, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करा, क्योंकि G2 से जाओ और या गए उसके बाद आपको एग्जिट करना है, एंट्री करो उसके बाद एग्जिट करो, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे या आ रहा था कि या तो इससे इंटर करो या तो इस केसेस से इंटर करो, ठीक है। तो 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। ओके, क्लियर है? ये टोटल 30 तरीके हो गए। तो आंसर है हमारा 30, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो ना, तो आप 30 केसेज है कॉपी में लिख भी लो, ठीक है। स्टार्टिंग में 30 केसेज लिख सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूं बस ताकि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल आप ढंग से पढ़ो, ठीक है। दूसरा कारण देखो, लेक्चर को यहीं एंड करने का है ना कि मेरे माइक से थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि शायद वॉइस लैग करेगा, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी एंड कर रहा हूं कि अगर वॉइस लैग करेगा तो फिर नया माइक खरीदूंगा, फिर से रिकॉर्ड करूंगा ना। तो ज्यादा देर 1 घंटे का लेक्चर बना दिया, पता चला 1 घंटे का मेहनत बर्बाद। इसलिए 20 मिनट में थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूँ और ये यहीं तक छोड़ रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम पूरा ही क्वेश्चन कर रहे होंगे, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बाय रहेगा, जो लाइफ है गुड।